तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। और आपके लिए हम चुन चुन के ऑकल्ट एक्सपर्ट्स लाते हैं, क्योंकि आप बहुत सादा प्यार देते हो ऐसे पॉडकास्ट को। तो आज हमारे साथ जम्मू से मौजूद है ट्रिनिटी वास्तु से साहिल जैन सर। बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आए हैं, क्योंकि एक तो ये रहते बहुत दूर है, ऊपर से बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है एस्ट्रो वास्तु में। तो अभी तक हम वास्तु की बात करते आ रहे थे, पर आज हम समझेंगे एस्ट्रो वास्तु क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसी इनकी रेमेडीज होती है। सर जो हैं वो वास्तु पढ़ाते भी है, साथ ही साथ न्यूमेरोलॉजी भी पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत सारी चीज़ों में। बट सबसे पहले तो सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर सो इससे मच। पहले हम एस्ट्रो वास्तु की तरफ जाएं, मैं जानना चाहता हूँ जम्मू का मौसम कैसा है, यहाँ के डिफरेंस और वहाँ का थोड़ा बताओ। यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आपको? मौसम बहुत खुशनुमा है वहाँ एज कम्पेयर टू दिल्ली। हमेशा क्लाइमेट जो है वहाँ बहुत बेटर रहता है। दिल्ली के अंदर तो सूर्य देवता दिखते कम हैं, और वहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। AQI लेवल इज़ मच बेटर देन दिल्ली। हम सर कभी गए नहीं, यहाँ पे मन बड़ा करता है जाने का। ये कभी श्रीनगर लेह लद्दाख इकट्ठे चलेंगे। सर तो जरा ये बताओ, ये एस्ट्रो वास्तु क्या चीज़ है? वास्तु हमने सुना है, एस्ट्रोलॉजी अलग सुना है, ये दोनों का कॉम्बो क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल। इससे पहले हम एस्ट्रो वास्तु को समझें, वास्तु एक्चुअल में क्या होता है पहले उसको समझना ज़रूरी है। उस ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने एक ह्यूमन बॉडी बनाई। ह्यूमन बॉडी में एक एक ऑर्गन, हमारी आइज़ की क्या फंक्शनिंग है, कान की क्या फंक्शनिंग है, नोज़ की, लंग्स की, हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे परफेक्ट वे में काम कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी का वास्तु परफेक्ट होना। जो लोग एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी के कान काम नहीं कर रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्सन को बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम जो है वो नज़र में आ रही है। तो ह्यूमन आर्किटेक्चर को समझना इज़ किसको समझना? एक ह्यूमन बॉडी को समझना, जो कि हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ठीक इस तरह से एक बिल्डिंग, एक स्पेस को समझना, वो है वास्तु। और इसके पीछे एक स्टोरी जो है वो जुड़ी हुई है। वो स्टोरी कौन सी जुड़ी है? वो जुड़ी है कि पुराने समय में एक समय ऐसा था जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो रहा था। देवताओं की ओर से भगवान श्री शिव जो है वो युद्ध लड़ रहे थे, और असुरों की ओर से अंधक असुर, नाम पे ध्यान दीजिएगा, अंधक असुर मतलब जिसको दिखता नहीं है, और शिव वो जिनका तीसरा नेत्र है। दो ऐसी चीजें लड़ रही हैं, जिसको दिख रहा है और एक को दिख ही नहीं रहा। और उस युद्ध के दौरान उनकी पसीने की कुछ बूंदें गिरी, जिससे पृथ्वी पर एक महाभूत उत्पन्न हो गया। तो देवता डर गए, ये कोई एक नया बड़ा राक्षस आ गया, और राक्षस डर गए कि एक बड़ा कोई देवता आ गया। तो युद्ध वहीं थम गया। और हिंदू दर्शन के अंदर हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के पास शक्ति है, वो किसी भी चीज़ को जन्म देते हैं। इसलिए उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाया गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा मनसपुत्र है। मनस मतलब ब्रह्मा जी किसकी बात कर रहे थे? माइंड की बात कर रहे थे। किसकी बात? माइंड की बात। तो यानी कि ब्रह्मा जी किसको बता रहे हैं? हम वो डिसीजंस जो लाइफ में लेते हैं, वही चीज़ें चार सर ब्रह्मा जी के जो हैं, ब्रह्मा जी के चार सर हैं शुभम जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार डायरेक्शंस हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी मतलब हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ आपने इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ देखी होंगी, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन भी काम आई, आपको रिसोर्सेज मिले, आपने उस पर एक्ट किया और उससे आपको आउटकम मिले। तो ये स्टोरी क्या बताती है कि ब्रह्मा जी जिन्होंने वास्तु पुरुष को क्या कहा कि ये मेरा मनसपुत्र है, और उन्हें ये कहा कि भाई भवन बनाते समय जो भी आपका ध्यान देगा उसे हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी, जो आपका ध्यान नहीं देगा उन्हें लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या कहती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी काम को बिना सोचे समझे करेंगे, उसके रेपरकशंस जो है हमें कैसे भी करके मिल सकते हैं, आउटकम प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं। सही बात है। तो ये जो ब्रह्मा जी के चार सर हैं, ये किसको बता रहे हैं? हमारे लाइफ के डिसीजंस को बता रहे हैं। तो डायरेक्शंस को समझना, यानी कि हम किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं लाइफ के अंदर, क्या हमारे डिसीजंस लाइफ के अच्छे हैं, क्या कहीं हम बुरी संगत में तो नहीं जा रहे, ये सारी चीज़ें क्या हैं? वास्तु को समझना। और जहाँ तक रही एस्ट्रो वास्तु की बात, एस्ट्रो वास्तु को अगर समझना है तो ज्योतिष को समझना होगा कि ज्योतिष क्या है। मेरे गुरुजी का जो मुझे पे आशीर्वाद रहा, जिसके कारण से मैं इन दोनों की इंटरलिंकिंग को समझ पाया। मेरी शुरुआत हुई ज्योतिष से, और कुछ समय ऐसा था कि ज्योतिष के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो बहुत समय बाद इसके इंटरलिंकिंग का समझ में आया कि जो कुंडली के अंदर होता है वो तब घटित होता है जब उसको कॉम्प्लीमेंट करती हुई घर की एनर्जीज भी साथ में मिलती हैं।
और जब जब कुंडली के अंदर जो हो और घर के अंदर कोई एक अच्छा कंसल्टेंट अगर कर दे तो काफ़ी हद तक नेगेटिव चीज़ों को बाईपास किया जा सकता है। तो 9 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स आपको अपने घर के अंदर जो है वो दिखती हैं, चाहे हम बुध की बात करें, शुक्र की बात करें, राहु केतु, हर एक प्लैनेट की बात जो है वो की जाती है। तो वो हमारे घर में ऑलरेडी होते हैं, ना चाहते हुए अनप्लैन्ड तरीके से भी होते ही हैं। 9 प्लैनेट्स क्या हैं? अगर 9 प्लैनेट्स को समझते हैं, 9 प्लैनेट्स आपके डिफरेंट 9 माइंडसेट्स हैं। कभी शुभम जी को गुस्सा आता होगा, कभी शुभम जी इमोशनल होते होंगे, कभी पीयूष जी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते होंगे किसी चीज़ में। तो ये क्या है? हमारे माइंडसेट्स ही तो है ना, जो अलग अलग टाइम पे वेरी हो रहे हैं। अब ये अलग अलग टाइम पे वेरी होते हुए माइंडसेट किसको कैसे देखे जाते हैं? एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखे जाते हैं। ज्योतिष में जैसे अभी मैं आपके पास पहुंचने तक मैंने किसका यूज़ किया? जीपीएस का यूज़ किया। तो जीपीएस ने मेरे को क्या फैसिलिटेट किया कि मेरी डेस्टिनेशन तो फिक्स ही थी, मुझे नोएडा यहाँ पे पहुँचना था आपके पास, बट जीपीएस का क्या काम था? मेरे रूट को ईजी करते चले जाना कि मैं ईजिएस्ट बिना किसी हर्डल के आप तक किस तरीके से पहुँच पाऊँ। सो एस्ट्रोलॉजी का भी यही काम है कि आपकी लाइफ में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको समझना, वीकनेस को समझना और स्ट्रेंथ पे प्ले कर जाना, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। पर सर ऐसा हमेशा थोड़ी होता होगा कि जो कुंडली आपकी अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पर मकान उस हिसाब का नहीं है, या फिर बहुत गरीब बंदा है, वो बहुत गरीब घर से है लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसकी कुंडली स्ट्रांग है। तो हर बार ही नहीं कह सकते कि ये इंटरलिंक्ड है। आप हिस्ट्री उठाइए, वो लोग जो अपनी लाइफ के अंदर जिन्होंने जन्म लिया गरीब घरों के अंदर और लाइफ में बहुत कुछ कर दिया, सबसे पहले उन्होंने अपना घर छोड़ा। आप धीरूभाई अंबानी जी को देख लीजिए या किसी भी पर्सन को देख लीजिए, वो अपने एरिया में से बाहर निकलता है। एरिया में से निकल रहा है मतलब वो जिस माइंडसेट के अंदर जन्म लिया है, क्योंकि गुरुजी के ये वचन थे कि जिस घर में मदर प्रेग्नेंट होती है वो 9 महीने डिसाइड करते हैं कि बच्चे की कुंडली में 9 मंथ की यात्रा के दौरान जो बच्चा उस कॉर्ड के थ्रू रिसीव कर रहा है माँ से, जैसे कि आपने महाभारत में भी सुना कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ के अंदर क्या सीखा? चक्रव्यूह को भेदना। तो वो जो चक्रव्यूह को भेदना माँ के गर्भ के अंदर सीख रहा है, यानी कि उस बच्चे की प्लैनेटरी पोजीशंस कहाँ डिजाइन हो रही है? जहां उस घर के अंदर जो रहता है, जो माँ के जो इमोशंस थे वही बच्चे के अंदर उतरते चले जाते हैं। अब वो लोग जिनका एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस डिफरेंट थी, घर डिफरेंट था और उन्होंने लाइफ में कुछ किया, सबसे पहले उन्होंने अपने वातावरण को बदला। वातावरण को बदलने में सिर्फ घर का बदलना नहीं है, आप किन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर एक चीज़ के अंदर चेंजेस जो है वो आती हैं। सर लेकिन ये थोड़ा नेचुरल है, अगर बंदा तरक्की पा रहा है, वो पैसे भी कमा रहा है, वो अपना वो छोटा घर छोड़ के नए घर में जाता है, नेचुरल सी बात है जब पैसे कमाता है। तो फिर हो सकता है वो अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजी ही देख रहा हो, जो नए घर में गया वहाँ पर भी उसने वास्तु नहीं देखा हो, कुंडली के हिसाब से चल रहा हो। आपका दीपक जी माइंडसेट बदलता जाता है। आप एक माइंडसेट को अगर स्टडी करेंगे, जो अमीर लोग हैं, आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लें, इलियॉन मस्क की बात कर लें, तो क्या आपको लगता है ये एस्ट्रोलॉजी या इन साइंसेस को साथ में लेकर के चल रहे हैं? सर हमको तो लगता है थोड़ा कहीं ना कहीं तो है। अगर 9 प्लैनेट्स को मैं आपके 9 थॉट्स कह रहा हूं और 9 थॉट्स को आपको चैनलाइज करना आ जाए कि आपके 9 प्लैनेट्स आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो आउटकम क्या चाहते हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की शायद जरूरत नहीं है। 9 प्लैनेट्स ये डिसाइड कर देते हैं कि आपका माइंड जो है वो किस ओर जाएगा। जैसे कि मरकरी आपके उन स्किल्स को बताता है जो आप लोगों से सीखते हो, जुपिटर वो स्किल सीखने के बाद आपको बताता है कि आप इस चीज को और अच्छे वे में कैसे कर सकते हो। तो हर एक प्लैनेट एक डिफरेंट माइंडसेट को बताता है। तो जब भी कोई एक पर्सन अपना एनवायरनमेंट बदलता है, उसका माइंड जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए कि कोई एक ऐसी स्टेज हो या कोई एक ऐसी जगह हो जहां आसपास बहुत ज़्यादा क्लटर पड़ा हो, आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा डिप करेगा वहाँ पे, और वो जगह जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, वहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ करने का मन करेगा। तो सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बदलता है एक किसी भी पर्सन की लाइफ में, कोई भी चेंजेस आने से पहले। अच्छा, पर सर कभी कभार हम देखते हैं कि कोई अगर ऐसे रह रहा है क्लटर में, पर बहुत बारी हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा काम कर पा रहा है। ऐसा भी हमने देखे हैं एग्जाम्पल्स की राइटर्स कह लो, सिंगर्स कह लो, रैपर्स कह लो, वो स्लम से क्लटर में रहते हैं, उसमें वो अच्छा ग्रोथ करते हैं, क्रिएटिव लिख पाते हैं। क्लटर में रह करके आप ग्रोथ को हासिल नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू दर्शन के अंदर माँ लक्ष्मी का आगमन किस दिन कहा जाता है? दीपावली के दिन जो है वो माँ लक्ष्मी का आगमन कहा जाता है। और माँ लक्ष्मी की सही डेफिनेशन क्या है? लक्ष्य पर मेहनत करने को क्या कहते हैं? माँ लक्ष्मी का आगमन होना।
और अगर आप एक क्लटर्ड एरिया में रहते हो या कहीं क्लटर में रहते हो तो आपकी सोच, आपके पैरामीटर्स जो होते हैं, आपके माइंड के सोचने की जो डायमेंशंस हैं वो स्क्वीज हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के पास जब चॉइसेस ही नहीं हैं तो वो वहीं से बैठ करके हार्ड वर्क कर रहा है, बट वो स्मार्ट वर्क तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके माइंड की डायमेंशंस ना खुलें। तो ये डिफरेंस है कि एक व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जितने रिसोर्सेज हैं, एक ही रूम में रहता है, बट उसको वहीं से अपनी दाल रोटी फुल्का सब चलाना है, तो वो वहाँ से बैठ करके भी कर्म तो कर रहा है। बट कर्म करने के साथ साथ वो चीज़ें लाइफ के अंदर तब ग्रो देती हैं जब आप ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो। क्लटर का अर्थ सिर्फ घर के अंदर कचरा नहीं होता। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देखेंगे, अगर आपकी फाइल्स प्रॉपर फोल्डर्स के अंदर हैं, लैपटॉप के अंदर देखेंगे, अगर लैपटॉप के अंदर आपने प्रॉपर फोल्डर्स बना कर रखे हैं, ऑटोमेटिकली आपने अपने आप को डी क्लटर्ड रखा हुआ है। सो क्लटर का अर्थ सिर्फ कूड़ा कचरा वो नहीं है जो लाइफ के अंदर हम सिर्फ घर के अंदर देख रहे हैं। आपकी हर एक एक्टिविटी के अंदर, आपके उठने का तरीका, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, कितने लोग हैं आपके पास जो ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर कुछ कर चुके हैं, तो आप उन लोगों से कुछ सीखते हो। सो क्लटर का अर्थ सिर्फ कूड़ा कचरा नहीं, क्लटर का अर्थ अपनी प्रेजेंस जहां पर है उसके एटमॉस्फेयर को करेक्ट करना, जिससे हमारी सोच जो है ना वो पॉजिटिव होना शुरू होती है। बट सर ऐसा भी तो होता है कि जैसे किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, मतलब किसी के लिए लिखा, जैसे कहते हैं ना लिखा जा चुका है, ये तो बहुत अच्छा करेगा। जैसे पंडित जी बचपन में ही बता देते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कि ये इस एज में ऐसा होगा, इस एज में ऐसा होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत बाय चांस ही वास्तु एक पर्टिकुलर, जैसे मेरे को सक्सेस मिली, मैंने कोई घर लिया, तो वो वास्तु वैसे ही नेचुरल होगा जो सपोर्टिव हो जाएगा, या हमें करने की ज़रूरत ही ना पड़े कुछ एक कुंडली के साथ। आपका माइंडसेट शुभम जी वैसा हो जाता है जिस वक्त आपके प्लैनेटरी पोजीशंस बदलना शुरू होती हैं। तो इसका फिक्स फार्मूला क्या कहता है? फिक्स फार्मूला ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ घटित होगी, कुछ भी, उससे पहले आपके घर के अंदर चेंजेस होंगी। अच्छा। चाहे आप कलर चेंज करवाएं, चाहे आप अपना सोफ़ा को उठा करके राइट से लेफ्ट शिफ्ट करें, कुछ भी लाइफ के अंदर घटित होगा उससे पहले आप अपने घर के अंदर चेंजेस करते हैं। ये छोटी मोटी चीजें भी, सोफा भी अगर शिफ्ट कर दिया तो मतलब जी impact हाँ, कर जाएगा। हर एक छोटी छोटी चीज़ का इम्पैक्ट जो है पड़ता है। सर ये तो घर में हर 3 महीने मम्मियाँ करती रहती है, कोई सोफा मम्मियाँ यहाँ, सोफा करती वहाँ, हैं, कभी और कुछ। उसके इम्पैक्ट जो हैं वो लाइफ के अंदर पड़ते हैं। किस तरीके से पड़ते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मोर देन 72,000 नर्व्स जो हैं वो रहती हैं, योग ऐसा कहता है। और इतनी ज़्यादा नर्वस सिस्टम अगर हमारी बॉडी के अंदर है तो कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ वो बहुत ज़्यादा जंक्शन बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, 7 चक्रास या मर्मास कहते हैं। आपने शायद इनके बारे में सुना हो कि 7 चक्र जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, यानी कि हमारी लाइफ के डिफरेंट वर्टिकल्स के साथ जुड़े हैं। तो घर के अंदर भी ऐसे जंक्शन पॉइंट्स बनते हैं। जैसे कि आपके इस स्पेस के अंदर जब मैं एंटर किया हूँ तो एक स्पॉट ऐसा है, मुझे आपके इस स्पेस में किसी भी रूम में एंटर करना हो, मुझे उस स्पॉट से होकर के गुजरना होगा। सो वो उस एरिया का क्या हो गया, उस एरिया का वो जंक्शन पॉइंट हो गया जहां पर मैक्सिमम टाइम एनर्जीज जो हैं वो इंटरलिंक कर रही हैं। उस जगह पर अगर कोई भारी चीज आ जाती है तो क्या हो गया, एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा। इसको आप अगर बड़े इजी लेमैन लैंग्वेज में समझना की कोशिश करना चाहते हैं तो जो स्पॉट आपके यहाँ मूवमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है, वहां पर अगर मैं कोई चीज रख दूं तो आपकी मूवमेंट के अंदर रुकावट होगी। इट्स लाइक दैट कि जब भी हम घर के अंदर कोई भी चीज़ों को शफल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट लाइफ के अंदर आता है। तो सर जैसे मान के चलो इसी केस को लेते हैं, अगर हमने कुछ ऐसा भारी सामान रख दिया जिससे एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, तो ऐसा कैसे डिसाइड होता है कि घर के बेटे को प्रॉब्लम होगी या बेटी को प्रॉब्लम होगी या हस्बैंड को या वाइफ को या सबको प्रॉब्लम होगी? ये कैसे डिसाइड होता है? यहीं पे एस्ट्रो वास्तु जो है डिफरेंस क्रिएट करता है कि एक ही घर में रहने के बाद हर एक पर्सन को अलग अलग इम्पैक्ट क्यों आते हैं। अगर आप एक घर के अंदर रहते हैं, मान लीजिए वहाँ नॉर्थ ईस्ट में कोई इम्बैलेंस है, तो घर में अगर 10 सदस्य हैं तो क्या 10 की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली ये प्लैनेट जुपिटर की दिशा है, और जुपिटर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, बॉडी के लेवल पे अगर देखोगे तो फैट हमारी बॉडी के अंदर जुपिटर है। और अगर आप अपनी लाइफ के अंदर देखोगे, लाइफ में जो विजन है, आप जो अपना फ्यूचर देख पाते हो, वो क्या है? जुपिटर है। फैमिली लाइफ में देखोगे तो आपकी फैमिली का बढ़ना जुपिटर है। तो किसी को विजन की प्रॉब्लम होगी, किसी को बॉडी में फैट्स की प्रॉब्लम होगी, किसी को और तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। आएगी सबको।
आएंगी सबको, बट सबको अलग तरीके की प्रॉब्लम आएंगी और जुपिटर। अलग अलग मात्रा में आएंगी, यानी सब लोग को इक्वली हार्म होगा या ज्यादा harm इक्वली ऐसा नहीं संभव है दीपक जी, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर जो प्री डिस्टाइंड चीजें हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में क्या घटित होना है वो बता सकता है, और ज्योतिष के माध्यम से हम चीजों की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर हम अगर कहें कि हम विधि के विधान को बदल सकते हैं, हम विधि को बाईपास करने का प्रयास कब करते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट होना है तो वो होगा, पर उसमें डैमेज कितना होगा वो हम वेरिएबल पार्ट में प्ले कर सकते हैं। जो वर्स होने वाला है उसको कम कर सकते हैं हम इससे। यस, इंटेंसिटीज नेगेटिव इम्पैक्ट की जो आने वाली है उसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सर कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस के एग्जांपल से थोड़ा और बेटर समझते हैं एस्ट्रो वास्तु को। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ सर, आपका कोई क्लाइंट आया हुआ और बहुत ही मुसीबत में हो बेचारा। हाँ, मेरा एक मुंबई का केस रहा, जिस केस के अंदर पति पत्नी जिनको ऑलमोस्ट 16-17 ईयर हो 16-17 साल हो गए शादी को, और चाइल्ड बर्थ के अंदर जो है वो चैलेंज जो है वो आ रहा था। तो जब मैंने उनके घर विजिट किया, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, पामिस्ट्री भी करता हूँ, फेस रीडिंग भी करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ाते हुए भी आज 10 साल हो गए। तो मैंने जब पूरे घर का अध्ययन किया, पूरे घर को जब अंडरस्टैंड किया, तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस तो नहीं दिखे, बट जो दिशा संतान सुख की उत्पत्ति के लिए, जैसे मैंने क्या बताया अभी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसकी है, जुपिटर की, तो फैमिली लाइफ को देखो तो फैमिली की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उस डायरेक्शन में रखे हुए आर्टिफिशियल प्लांट्स के अंदर क्या हो गया, आर्टिफिशियल जब आ गए तो आर्टिफिशियल प्लांट के अंदर क्या ग्रोथ नहीं है नेचुरली, जिससे उनकी वाइफ के अंदर एग्स बनने के प्रोसेस के अंदर जो है वो चैलेंज आ रहा था। तो सिर्फ वो आर्टिफिशियल प्लांट्स को नेचुरल प्लांट से रिप्लेस करने के बाद क्या हो गया, उनकी वाइफ जो है वो नॉर्मली उनके एग्स बनना शुरू हो गए, और फिर उन्होंने कंसीव करके। पर इसमें सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ उनको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सेक्सुअली प्रॉब्लम कब होती है, मैंने क्या बताया कि आप जो चीज़ देखते हो वैसा आप बनते हो। जो चीज़ 24 घंटे आपके माइंड के साथ रहती है, अगर मैं आपको अभी आंख बंद करके बोलूं कि आप हाईफिल टावर को इमेजिन कीजिए, कुतुब मीनार को इमेजिन कीजिए, ताजमहल को इमेजिन कीजिए, आप एक सेकंड में आपके अंतर्मन पर उसके चित्र बन जाएंगे, तस्वीर बन जाएगी, और जो चीज़ आपने देखी नहीं है उसकी तस्वीर बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा जो अवचेतन है, जिसको ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, ये मेरा मनसपुत्र है, यानी कि ये वैसा सा बनता है जैसी सी चीज़ें इसको दिखती हैं। तो जब एक पौधा बार बार दिख रहा है जो ग्रो नहीं कर रहा, तो जो ग्रोथ के लिए बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स चाहिए, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे, वो कब करेंगे, जब आप नेचुरल ग्रोथ को ऐड कर देंगे। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कई ऐसे कपल हैं जिन्होंने फर्स्ट चाइल्ड अडॉप्ट किया, उसके बाद उनको संतान सुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले उनके हार्मोन्स बॉडी के वैसे रिलीज नहीं हो रहे थे। जैसे ही माँ बनने का भाव उस लेडी के अंदर उतरता चला गया, हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आते गए और वो चीज़ें होती चली गई। तो ठीक वैसे ही हमारी घर के अंदर हर एक छोटी छोटी चीज़ का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए हिंदू दर्शन के अंदर खास कहा जाता है कि खंडित मूर्तियाँ मत रखिए, क्योंकि मूर्ति का जो पार्ट डैमेज होगा उस घर में उस व्यक्ति को, जिसका एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक उस पर्सन को वहीं जगह पे आकर के प्रॉब्लम जो दिखनी शुरू। और सर कई लोग जैसे कोई मूर्ति खंडित हो गई वापस चिपका देते हैं क्विक फिक्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो वही होगा कि आपको डॉक्टर साहब ने प्लास्टर लगा दिया और बीच में रॉड डाल दी। अच्छा। यस सर जैसे आपने जो हम केस डिस्कस कर रहे थे, आपने पौधा चेंज करवा दिया, बट वो साइड बाय साइड मेडिसिन भी ले रही होंगी, तब थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। ये साइंसेस आपको सपोर्ट करती हैं, हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स कभी छोड़नी नहीं चाहिए। आप अगर एक कंसल्टेंट की गाइडेंस ले रहे हो, आपको अपने कर्मा से पीछे नहीं हटना। क्योंकि जब मैं बार बार अगर यही कहूं कि ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा मनसपुत्र है, और अगर वास्तु पुरुष मंडल को देखेंगे, ठीक ब्रह्मा जी बीच में है, तो ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि आपके कर्मास राइट डायरेक्शन के अंदर जाते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको राइट डॉक्टर मिल जाएंगे, राइट आपका वातावरण मिल जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहां पर आकर के आप नेचुरली, आपका माइंडसेट बदलता जाएगा और चीज़ें आपकी फेवर में आती जाएंगी। मतलब रास्ता मिल जाएगा मुसीबत से ऑफकोर्स निकलने रास्ता मिलना, आपके रूट्स जो है ना वो पक्के हो जाते हैं, आप घबराते नहीं है। सबसे पहली बात क्या होती है कि जब हम एक सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, हमें ये भरोसा हो जाता है कि इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। अच्छा सर, पर इस केस में जैसे आर्टिफिशियल प्लांट रखे तो रखने ही नहीं चाहिए घर में, ऐसा कुछ, या किसी डायरेक्शन में आप रख सकते हो? जब तक कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं देती तो कोई भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं करते। हम ऐसा नहीं कहते कि ये चीज़ प्रॉब्लम देगी, जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को हम ज़रूर ध्यान में देते हैं।
आर्टिफिशियल प्लांट बहुत घरों के अंदर है, बट ये मतलब नहीं है कि हर एक को ये दिक्कत हो रही है। किनको दिक्कत हुई? जिनका एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर जो है वो अष्टम भाव के साथ 8th हाउस के साथ जुड़ा था, जो कि पेन का कारक था। अब वहां पर ग्रोथ का एट्रीब्यूट ही डिस्टर्ब हो रहा था, जिसके कारण से वंश वृद्धि में दिक्कत आ रही थी। अब ये किसी और के घर में हो जिनको एस्ट्रोलॉजिकली ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ी रेमेडीज समझते हैं एस्ट्रो वास्तु की। आप कैसी रेमेडीज लोगों को देते हो जो आपके पास आते हैं? क्या वो एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादा होती है, जैसे गाय को कुछ खिला दो या ये दान कर दो, या क्या वास्तु वाली ज़्यादा होती है ये चेंज कर दो, या इसकी रेमेडीज भी कुछ टोटली अलग होती है? तो चलिए इसको शुभम जी थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे 9 प्लैनेट्स क्या हो गए? 9 माइंडसेट्स हैं, जिसमें से ब्रह्मा जी के 4 सर जो हैं वो 9 प्लैनेट्स को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कि ब्रह्मा जी का वो सर जो नॉर्थ की ओर है, ये 2 ऐसे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो एक बच्चे की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, जिसको हम अगर हिंदू दर्शन में देखें तो क्या कहा जाता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 चीज़ें के बारे में आपने सुना है, वही 4 सर बताते हैं। तो जो नदन साइड का ब्रह्मा जी का सर है, ये 2 प्लैनेट्स की एनर्जीज को बताता है। एक है बुध और एक है बृहस्पति, मरकरी एंड जुपिटर। मरकरी क्या है? मरकरी वो जब आप चाइल्डहुड में आप दोस्त बने, उस समय आप चीज़ों को सीख रहे थे। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख पाते हैं, कुछ बच्चे क्लास में पीछे रह जाते हैं। अब सीखा आपके साथ सबने था, बट कुछ लोगों का विजन क्लियर हो गया कि मुझे सीखने के बाद ये करना है। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ जुपिटर, विजन को क्लियर करना। तो मरकरी, मैं साथ साथ में रेमेडीज भी शेयर करते चलता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक लाइफ को समझ नहीं पाएंगे। तो मरकरी को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको चेंजेस लानी है, वो आपको पढ़ना और लिखना, यानी कि बुक्स, आर्टिकल्स, नॉवेल्स अपनी हैबिट के अंदर उतारने पड़ेंगे, ताकि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल ठीक होता है, जिससे आपके न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिव होते हैं माइंड के अंदर। पर सर अगर आप बैठ ही नहीं पा रहे पढ़ने, ऐसा भी तो होता ना कि बंदा बैठ ही सुनने नहीं की कोशिश कीजिए, लिसनिंग जो है वो भी किसकी है? वो भी मरकरी की है। तो जब आप पढ़ना और लिखना शुरू करते हो तो प्रैक्टिकली आपने मरकरी को ठीक करने की कोशिश की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मरकरी की एनर्जीज को ठीक करते हैं। हरी घास के ऊपर चलना मरकरी को ठीक करता है। दैट इज द साइंटिफिक थिंग जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा जो मेरे अपने अभ्यास के हिस्से में रहा कि अगर हम पारा आता है एक, हाँ, मरकरी आपने जो थर्मामीटर की यूज अंदर देखा होगा, उसकी गोलियां आती हैं, वो 5 गोलियां अगर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखी जाएं, प्लस ये प्रैक्टिसेस साथ में की जाएं, तो आपका मरकरी जो है वो ताकत। सर एक चीज़ और बताओ कि ये कैसे पता चले कि हमें अपना मर्क्यूरी ठीक करना है या हमें अपना सैटर्न ठीक करना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं 9 तरह की आपसे बातें करूंगा। उन 9 बातों में से आपको ये पता होगा कि मैं कहाँ पे चूकता हूँ। अच्छा। पहली बात कि अगर आपकी रिसीविंग अच्छी नहीं है, अगर आप चीज़ों को सीख नहीं पा रहे, तो आपको मरकरी को ठीक करना है। अगर आपका विजन ठीक नहीं है, तो आपको किसको ठीक करना है? जुपिटर को ठीक करना विजन है। मतलब विजन आई विजन या जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि आप कल क्या करने वाले हो, 2026 तक अपने आप को कहाँ देखते हो, 2030 को अपने आप तक कहाँ पे अपने आप को देखते हो। तो इसके लिए मैं एक बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज देता हूँ। टू डू लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आप जुपिटर की जो रेमेडीज हैं जो मैं शेयर करूंगा वो तो लगा, आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, आपका जुपिटर बेटर होता चला जाएगा। धीरे धीरे करके आपका विजन खुलता चला जाएगा। आप अगर अपनी बातों के कमिटेड नहीं है, टाइम के पंक्चुअल नहीं है, लोगों की मदद नहीं करते, तो सूर्य एस्ट्रोलॉजिकली वीक है। सिम्टम्स के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। हम सब ने पानी पिया और हम सब में से कप किसने सही तरीके से रखा, कॉफ़ी पी कप किस तरीके से रखा, पेन अगर लगाया हुआ तो क्या वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट, ये एलिगेंस को दर्शाता है और ये शुक्र की क्वालिटीज़ को बताता है कि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कितना खूबसूरत तरीके से रोल प्ले कर रहा है। फिर रही बात मंगल की, तो मंगल क्या बताता है कि क्या आप काम करने में कहीं आलस तो नहीं करते, कि घर में बैठे हुए नॉर्मली हम भी क्या है कि जब घर में पहुंचते हैं तो हम पानी पिला दीजिए, कोई काम कर दीजिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी की मूवमेंट को कम कर रहे हैं। मूवमेंट कम कर रहे हैं मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो कमज़ोर हो रहा है। ब्लड फ्लो कमज़ोर हो रहा है मतलब मंगल कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण से मसल्स वीक होती हैं और आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आती है। राहु का जो काम है वो आपका एक जगह फोकस करने का काम है। जैसे कि ये कैमरा जितने भी लगे हैं, इनका फोकस अभी हम 4 जन जो स्क्रीन पे बैठे हैं होने चाहिए। बाकी चीज़ें जो क्या हैं, अगर वो बुके इफेक्ट में भी क्रिएट हो जाएं, ब्लर में भी क्रिएट हो जाएं, तो राहु का काम क्या हो गया, एक जगह फोकस करना। शनि का काम यह है कि आप किसी काम से घबराते तो नहीं है, कोई काम करने में आप डरते तो नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं लगता यार ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो शनि के एट्रीब्यूट है। एंड चंद्रमा किसको बताता है? चंद्रमा आपके इमोशनल बैलेंस को बताता है। एंड फाइनली जो केतु है, केतु
किसी भी काम को करने की नीयत को बताता है। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं कि मैं सीखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा विजन ठीक नहीं है, क्या मैं कमिटेड नहीं हूं, क्या मैं काम को एलिगेंटली नहीं कर सकता, क्या मैं आलसी हूं? तो आप कैटेगराइज कर सकते हैं, तो आप एक प्लैनेट को पकड़ सकते हैं, और यही प्लैनेट की स्पेसिफिक दिशाएं हैं जिन दिशाओं में आकर के चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं। ओके, तो सर रेमेडीज हो जाए वन बाय वन सबकी। अभी हमने डिस्कस करी जो किसकी, मरकरी की अभी डिस्कस करी है, जिसमें से पहली रेमेडी मैंने आपको बताई कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। पढ़ना और लिखना आपको हैबिट के अंदर, पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट नई चीज़ों को सुनिए, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको लेने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करने होंगे खाने में ऑफ कोर्स कंज्यूम करना है। आप सैलेड की ग्रीन प्लेट अगर अपने खाने में ऐड करते हैं, आपकी मरकरी की एनर्जीज ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में जो पारे की 5 गोलियां हैं, वो अगर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रखते हैं तो आपकी मरकरी की एनर्जीज बढ़िया हो जाती हैं। जहां तक रही जुपिटर की बात, जुपिटर का मैंने क्या बोला कि टू डू लिस्ट सबसे पहले बनानी है आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। आप देखते जाएंगे ना, आपको अपना लाइफ का विजन क्लियर होता जाएगा। और आपको क्या करना है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल तल पे बात करें, जो हल्दी की गांठ होती है ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। इसको अगर सफ़ेद कपड़े में बांध के इसके ऊपर केसर से स्वास्तिक बना दिया जाए और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया जाए, तो जुपिटर की एनर्जी जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। प्लस जो प्रैक्टिकल अप्रोच मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग मिस करते हैं। ये साथ में करना ज़रूरी है कि आपको अपने काम को प्लान करना शुरू करना होगा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, जो ईस्टर्न डायरेक्शन में सूर्य है, सूर्य सबसे पहले रोशनी का कारक है। रोशनी मतलब किसी की लाइफ में आप क्या किसी को रोशनी दे सकते हो, किसी के लिए आप उसकी लाइफ का एक हिस्सा बन सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो लोगों की मदद करना शुरू कीजिए। लोगों को मेडिसिन अगर ज़रूरत है तो वो देना शुरू कीजिए, आपका सूर्य ठीक होगा। स्टे कमिटेड, आपने किसी को टाइम दे दिया, अपनी कमिटमेंट्स पे खड़े रहिए। क्यों? अगर मैंने आपको यहाँ पे हमने मिलने का टाइम दिया और मान लीजिए मैं आधा घंटा लेट आ रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम हमें फिर मिलना है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, वो तो लेट ही पहुँचेंगे। तो आपका सूर्य यानी कि आपका ऑरा खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कमिटमेंट जो है वो खराब हुई। तो कमिटमेंट को हमको स्टे करना है। तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रेमेडी मैं कराता हूँ कि अपने पिताजी अगर हैं, और अगर नहीं है तो पिता तुल्य कोई भी हो, केसर से एक सफ़ेद पेपर के ऊपर अगर हम सूर्य उनसे बनवा लें सर्कल, और सर्कल के बाहर 27 किरणें जैसे सूर्य की होती हैं, वो 27 किरणें 27 नक्षत्र को बताती हैं, और इसको अगर गोल्डन फ्रेम में करके हम ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें तो सूर्य के बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ से। बस वो लगाना है और कुछ नहीं करना। पिता इसलिए क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। सूर्य इज़ द सोर्स। जिस तरीके से हम इस पृथ्वी पे अपने माँ बाप के प्रेजेंस के कारण से ही, हम जो कुछ भी हमारा अस्तित्व माँ बाप के कारण से है, तो पिता जो है हमारी लाइफ में एक सूर्य की तरह हमेशा रहते हैं। इसलिए मैंने बोला पिता या पिता तुल्य कोई भी हो, उनसे बनवा करके रख सकते हैं। ओके। तो शुक्र जो है लग्जरी का कारक है, आपने सबने सुना है। और शुक्र किसको बताता है कि आप किस काम को कितना ग्रेसफुली कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक हैबिट के अंदर जिस चीज़ को उतारने की ज़रूरत है कि आप कोई भी काम को करते हैं ना, बहुत ग्रेसफुली उसको करना शुरू कीजिए। आप अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसको ठिकाने पर जा कर के रखना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी के अंदर आप छोटी छोटी चेंजेस को देखना शुरू कर देंगे, आपका माइंडसेट जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र की बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है जो शहद होता है। शहद की एक डिब्बी अगर हम ले लें और उसके अंदर एक चांदी की गोली, ठोस गोली अगर हम डाल करके इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो आपकी शुक्र की एनर्जीज ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। पर अगेन आपको सिम्टम्स मैच करने हैं कि क्या आपको मरकरी की प्रॉब्लम है या शुक्र की है या किसकी प्रॉब्लम है, ये यू नीड टू आइडेंटिफाई। क्योंकि मैं बीइंग एन कंसल्टेंट एक किसी का हॉरोस्कोप देख करके तो उसको ये बता सकता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जनरलाइज रेमेडीज की बात कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति को खुद आइडेंटिफाई करना है कि उसको लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस जो है आ रहे हैं। जहाँ तक रही हम सदर्न डायरेक्शंस में चलते हैं तो मंगल का स्थान है। तो मंगल जब जब भी एस्ट्रोलॉजिकली खराब होता है तो उसके सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, एक व्यक्ति कर्महीन होता चला जाता है। कर्महीन मतलब वो व्यक्ति काम करना पसंद नहीं करेगा, काम को डिलेज जो है वो करता चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है कि अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना। जो डिसीजन आपको कल लेना है वो आज भी लेना है, तो आप अपने डिसीजंस को क्विकली लेते जाएं और उसको इंप्लीमेंट करते चले जाएं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक फेलियर के अंदर यही डिफरेंस रहता है कि आइडियाज़ तो हज़ारों लोगों के पास हैं, बट जिसका मंगल अच्छा है, जो अपने आइडियाज़ को फ़ौरन कन्वर्ट कर देता है एक्शन के अंदर, वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बन जाता है। और इसी की बेस्ट रेमेडी जो है वो मंगल की जो रहती है वो रहता है जो केसर आता है, सैफरॉन। उसको अगर एक कॉपर की डिब्बी में
डाल करके अगर हम अपने घर की साउथ डायरेक्शन के अंदर रख देते हैं तो मंगल की एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाती सर जो आप डायरेक्शन में रखने को बता रहे हो वो एग्जैक्ट साउथ होना चाहिए या ऊंच नीच हो गई, कहीं लेने के देने पड़ गए तो डायरेक्शन कैसे है। नापे? देखिए ऐसा है कि उसके लिए तो हमें घर की प्रॉपर डिग्रीज जो हैं वो चाहिए होती हैं, बट जो जनरल डायरेक्शन अगर आप एक कंपस को घर के अंदर जा करके ऑलमोस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करके अगर आप कंपस खोल लेते हैं तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर करके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपको वो प्लेस करना है। आप तो हर फोन में कंपास यूजुअली हर होता फोन ही के है, वो अंदर तो कंपास नॉर्मल, है और बहुत सारी एप्स ऐसी आ गई हैं जो आपको ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्शंस को मतलब बता देती हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो मालूम ही पड़ जाएगा एग्जैक्टली दीपक जी बहुत सरल विधि उसमें यह है कि आपको इतना तो आइडिया होता है कि आपके घर में सूर्योदय कहाँ से हो रहा है, दैट इज द ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्ट आ गया, ठीक उसके ऑपोजिट वेस्ट आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे नॉर्थ और राइट साइड पे साउथ, और इनके जो मीटिंग पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट बन गए, साउथ ईस्ट बन गए एंड सो ऑन, इस तरीके से रहता है। एंड लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है आज के समय में दैट इज राहु एंड केतु। राहु अगर किसी का एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट नहीं करेगा वो व्यक्ति लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड राहु का क्या काम है, एक जगह फोकस को लगा देना। अभी मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठा हूँ और मेरा ध्यान कहीं और पे है तो क्या मेरे डिलीवरेबल्स में आप कमी देख पाएंगे? तो राहु का क्या काम है कि जो आप काम कर रहे हो प्रेजेंट होकर के करो, दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ राहु। और राहु को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको साधने के लिए एक बहुत ही सरल सी विधि दी जाती है कि आपको एक तो अगर आप ब्रश कर रहे हो तो फील द ब्रिसल्स ऑन योर टीथ, नहा रहे हो तो पानी के अपने ऊपर जो है उसके स्पर्श को अनुभव करो, ऑब्जर्व करना है। यस आपको अपने आप को प्रेजेंट में रहना है और जिस काम को कर रहे हो उसको निपुणता से करना, दैट इज राहु। और रेमेडीज की बात में एक योग के अंदर एक बहुत अच्छी क्रिया दी जाती है जिसको त्राटक कहा जाता है, यानी कि एक जगह पर हम जब कंटिन्यूस फोकस करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और राहु की रेमेडीज क्या है, आपने वो कथा सुनी होगी जिस वक्त महाभारत में पांडवों को ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य, तो उनको कहते हैं कि चिड़िया की आंख को भेदना है। चिड़िया की आंख कौन भेद पाया था? अर्जुन, बिकॉज ऑफ द फोकस। और वही चित्र जिस वक्त अर्जुन फोकस कर रहे हो उस तीर को, वो अगर आप जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वो चित्र अगर गूगल से प्रिंट लेकर के लगा देते हैं, या एक डार्ट गेम में सिंपल जो डार्ट है वो एग्जैक्ट सेंटर में लगा करके भी अगर साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो आप कभी भी अपने फोकस से भटकोगे नहीं। सो दिस इज समथिंग जो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और इसमें मैं न्यूमरोलॉजिकल कोड जो है वो यूज़ करता हूँ, जो कि आप सिंपल वाइट पेपर पर 1 to 1 लिख करके अगर आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं तो आपका फोकस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन कम्स सैटर्न और चंद्रमा रह गए यहाँ पे, और केतु, 3 प्लैनेट्स रह गए। सैटर्न की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सैटर्न को हैबिट्स के अंदर कैसे इंप्रूव करना है, कि आपको किसी भी काम को करने में ना गैप नहीं छोड़ना कि ये काम यार बड़ा मुश्किल है। आप देखोगे सैटर्न जिसका भी नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा होगा वो व्यक्ति आलस के अंदर बहुत झगड़ा होगा। आप उसके पॉस्चर्स के अंदर भी देखोगे शोल्डर ड्रूप्स होंगे, बैठेगा हमेशा पीछे से सहारा लेकर के और मैक्सिमम टाइम लेटा रहेगा। तो मूवमेंट बॉडी के अंदर जब जब भी कम आती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, रोग आने शुरू होते हैं। इसलिए सैटर्न को क्या कहा गया, ठंडा प्लैनेट, और सैटर्न बॉडी के अंदर फिर रोग देना शुरू करता है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो आपको करनी है। ओके। और सैटर्न को आपने जनरल सुना होगा कि वेस्ट को गेन्स की दिशा कहा जाता है, कि यहाँ पे आप विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ लगाइए। बट जब वो सारा चक्र जो हमने नॉर्थ से मरकरी से शुरू किया, फिर जुपिटर पे गए, जब हम सूर्य पे गए, शुक्र पे गए, मंगल पे गए, जब ये सारी चीजें फुलफिल होती है ना तब आउटकम्स निकलते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्तवे कर्मणि। यानी कि उस वक्त आपको पूरे काम को डेडिकेशन से कर लिया, उसका आउटकम बाय प्रोडक्ट है, और आपको समय पर चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाए। इसके लिए मैं हमेशा अपने जब कोर्सेज कराता हूँ तो उसमें एक रेमेडी ज़रूर सबको सिखाता हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, 4th डायमेंशन। 2D कहते हैं चित्रों को, हम चित्रों को वास्तु में यूज़ करते हैं। 3D कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, मूर्तिस को, स्टैचूज को। एंड 4D कहते हैं टाइम को। टाइम क्योंकि क्या है, पिक्चर के स्वरूप में भी है, उसको 3 डायमेंशन आप देख भी सकते हो और उसके अंदर मूवमेंट भी है। तो हर चीज़ समय पर हो जाए, इसके लिए हम वेस्ट डायरेक्शन में टाइम को लगाते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको लाइफ के अंदर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, वो कह दे कि मेरा ये काम टाइम पे नहीं हो रहा, आंख बंद करके उसको कह दो कि घर में खराब घड़ियां या बंद घड़ियां पड़ी हैं।
क्योंकि वो टाइम पे चीज़ नहीं हो रही, इसलिए वो टाइम जो है वो खराब चल रहा है। सर शेप भी मैटर करती है, राउंड है या स्क्वायर है? शेप्स मैटर करती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके घर में घड़ियां अगर खराब होती हैं तो समय खराब हो रहा है। समय खराब हो रहा है मतलब काल खराब हो रहा है। आपका किसी भी काम में एफर्ट ज्यादा जा रहे हैं, आउटकम नहीं मिल रहे। शादी की अगर बात है तो शादी के अंदर डिलेज, चाइल्ड बर्थ है तो चाइल्ड बर्थ के अंदर डिलेज। तो घड़ियां को खराब होना मतलब आपके काम में डिलेज होते चले जाना, और वही काम टाइम पे हो जाए, इसके लिए जिस भी कंट्री में रहते हैं लोग उसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, जैसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे एक राउंड क्लॉक सिल्वर कलर की वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर प्लेस कर देते हैं विद दैट इंटेंट कि आपकी ये विश जो है पूरी हो। ऑफ कोर्स कर्मास जो हैं वो साथ में जुड़े हैं, आपको उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली आपकी विशेष टाइम पे पूरी होनी शुरू हो जाती है। वाह सर। देन कम्स लास्ट, इस चक्र के अंदर हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा इज द कारक ऑफ मन, हम मन की बात कर रहे हैं, तो मन को सिर्फ एक ही चीज से कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का अर्थ यहां पर अगर हम लेते हैं कि आप ध्यान में बैठ जाएं आलती पालती मार करके, नहीं होता। अब मैं यहां पर अगर आपके साथ बैठा हूं, मैं फुली इन्वॉल्व हूं, जो राहु का एट्रीब्यूट था कि मैं यहां पर हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मन के अंदर भटकाव नहीं रहा। तो मेडिटेशन का अर्थ, चाहे आप बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसी करनी होंगी। और आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत सरल होती चली जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर क्या कर रहे थे? अर्जुन के 9 प्लैनेट्स को करेक्ट कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर अर्जुन को क्या कहा कि हे पार्थ, अपने विवेक से काम लो, यानी कि मरकरी की बात कर रहे थे। विवेक यानी कि इंटेलिजेंस से काम लो। कर्म करो, मंगल को करेक्ट कर रहे थे। अपना ध्यान एक जगह लगाओ, केंद्रित करो, राहु को करेक्ट कर रहे थे। भावनाओं को पीछे छोड़ो, चंद्र को करेक्ट कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर अर्जुन के 9 प्लैनेट्स को करेक्ट कर रहे थे। और मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से करता है, वो चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ना जाए, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। सही बात है। एंड फाइनल रहा केतु। केतु इज व्हाट? केतु को मैं कहता हूं इंटेंशंस। आप कोई भी काम लाइफ के अंदर कर रहे हैं, हम सब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर अगर मैं किसी क्लाइंट से पैसे ले रहा हूं, मेरी इंटेंशंस उसको प्योरली रिजल्ट देने पे होनी चाहिए, ना कि पैसा लेने पर। तो केतु किसको बताता है? आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी धारणाओं को, आपके इंटेंशंस को। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर जो करेक्ट करना चाहते हो, केतु को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को पहले पॉजिटिव करना शुरू करना पड़ेगा। और पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप रात को सोने से पहले, क्योंकि 2 टाइम पे केतु के अंदर यानी कि सबकॉन्शियस के अंदर एंटर करने का सबसे राइट टाइम होता है। इस वक्त जिस वक्त आपको नींद आ रही हो, या सुबह उस वक्त जिस वक्त आप नींद से उठे हुए हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जो भी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अगर रात को सोने से पहले एक बुक पे लिखना शुरू कर दो। पर ये कब करना है? जब आप बेड के ऊपर पहुंच जाओ, बिल्कुल सोने से पहले ये लास्ट एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। और धीरे धीरे कर करके आपकी एनर्जीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं। वो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि लोग चाहते हैं बड़ा बंगला हो, बट उसको जी नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, 5 सेंसेस द्वारा उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए नहीं पूरा हो पाता। सो केतु को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको नॉर्मली आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया जाता है, हम जिसकी बात करते हैं। बट केतु का जो स्थान है ना, वो ब्रह्म स्थान यानी घर का सेंटर जो है वो दिया गया। तो केतु को करेक्ट करने के लिए हर घर के अंदर, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान के अंदर जो भी मंत्रोच्चारण प्ले करना चाहते हैं, जिसके कारण से आपके घर के बाकी सभी चीज़ों को एनर्जी जो है मिलेंगी। क्योंकि सेंटर में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या थे? मेरे डिसीजंस लाइफ के। वो डिसीजंस अगर अच्छे कब होंगे? जब मेरे थॉट्स अच्छे होंगे, मेरी सोच अच्छी होगी। तो सोच कब अच्छी होगी? जब मेरे दिमाग में अच्छे विचार जाएंगे, मैं अच्छी चीज़ों को देखूंगा। तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। अच्छा सर, जैसे अभी चंद्रमा की बात हो रही थी, मन की बात हो रही थी, मैं इन जनरल पूछना चाह रहा हूँ, जैसे रिलेशनशिप्स में लोग आजकल मन नहीं लगता, मन मुटाव ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी कुछ बताओ थोड़ा, उसके लिए कोई रेमेडी हो। पीयूष जी, रिलेशंस में किन कारणों से, अगेन मैं क्या कहूँगा, प्रैक्टिकल हमें समझना होगा कि रिलेशन में किन कारण से गैप आ रहा है। क्या आपस में कम्युनिकेशन नहीं है तब गैप आ रहा है? तो प्रॉब्लम किसकी है? मरकरी की है। क्या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो? तो प्रॉब्लम किसकी है? जुपिटर की है। क्या एक दूसरे को लेके कमिटेड नहीं हो? तो प्रॉब्लम किसकी है? शुक्र की है। क्या आपके फिजिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है अपने स्पाउस के साथ? तो शुक्र की प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग?
कि हमें पहले ये समझना होगा कि कौन से प्लैनेट के कारण से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है कपल के बीच में, तो आप जो गुलाब होते हैं, 2 गुलाब लेकर के अगर उसको हम एक पॉट के अंदर जो है वो रखते हैं, और उसी पॉट के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सिल्वर कॉइन एक आधा रखते हैं बीच में वहाँ पर, और थोड़ा सा शहद डाल दें बीच में। ये गुलाब आपको क्या करने हैं, बदलने हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा नेचुरल लेने हैं, और हफ्ते में इसको आपको बदलते जाना है। ऑटोमेटिकली देखेंगे अगर कम्युनिकेशन में गैप था तो कम्युनिकेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। बट ये रेमेडी कहाँ करनी है, नॉर्थ में करनी है, क्योंकि नॉर्थ किसकी है, मरकरी की दिशा। अब यही अगर अंडरस्टैंडिंग में कमी है तो इसी रेमेडी को कहाँ करना है, नॉर्थ ईस्ट में करना है। तो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर के बेटर होगी। 2 गुलाब का क्या अर्थ है कि रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ को बताते हैं। पर अगर यही परिवार की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर शिव परिवार से अच्छा कुछ भी चीज़ जो है वो नहीं देखी जाती, क्योंकि शिव परिवार में जितने भी वाहन हैं, शिव जी के गले में सांप और कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। माँ की सवारी शेर हो गई और शिव जी के पास नंदी, गणेश जी का मूषक चूहा, सभी एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये शिव परिवार क्या बताता है कि विपरीत माइंडसेट होने के बाद भी आप एक ही घर का हिस्सा हो सकते हैं। तो अगर ये किसी भी घर में कोई चैलेंजेस हों तो शिव परिवार को अगर हम नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो क्या होगा, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन। कंबाइंड रेमेडी भी बता दो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे यार हमको कमिटमेंट की भी दिक्कत है, कम्युनिकेशन भी है, फिजिकली भी हम लोग सही नहीं चल रहे हैं। कोई ऐसी एक बेसिक जो हर कोई कर सके। सभी प्रॉब्लम आ जाती है फिर। देखिए, बट किसी भी प्रॉब्लम का ना एक रूट कॉज होता है, तो जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे ना तब तक हल जो है वो मिलना मुश्किल होता है। बट कोलेक्टिवली अगर हम देखते हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक कपल के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना इज़ द फर्स्ट थिंग। क्योंकि टाइम डाल करके जैसे जैसे समय शादी में बीतता चला जाता है तो धीरे धीरे कर करके देखोगे एक दूसरे के रिलेशनशिप को समझना आसान होना चाहिए, बट समटाइम ये चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन गैप। सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर कम्युनिकेशन और ज़्यादा नहीं होगी, फिर और ज़्यादा नहीं होगी, फिर बातें भी नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली लड़ाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक है तो वाइफ को ये भी पता होगा कि ये हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन इनका बिजनेस है, ये मेरे पे गुस्सा नहीं कर रहे क्योंकि काम नहीं हो रहा, उसके कारण से इनका चिड़चिड़ापन नहीं कर रहा है। बट हमें उस मरहम तक, उस रूट तक तो पहुंचना चाहिए। सही बात है। और इसके लिए सिंपल सी बात है, अगर हम कपल्स की बात करते हैं तो कपल्स को दर्शाती हुई कोई भी चीज़ें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हंसों का जोड़ा या वैवाहिक जीवन के लिए एक ऐसा समय जिस वक्त आप एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी मोमेंट स्पेंड कर रहे थे, जैसे आपका कईयों का हनीमून पीरियड वो हो सकता है, या कोई ऐसा समय जिस समय आप बहुत ही हैप्पी मोमेंट स्पेंड कर रहे थे, और वो एक फोटोग्राफ, वो एक चित्र लेकर के अगर आप अपने बेडरूम के उस स्पेस पे लगा दें जहां सोने के बाद, उठने से पहले ये आपके सामने है ना, तो जब सोओगे तो आपको चित्र आपका दिखेगा, तो आपका सबकॉन्शियस क्या बताएगा कि आप दोनों का रिलेशन बहुत हेल्दी है। सोने के बाद आपको वो चीज़ जो है आपके माइंड में टैप करती रहेगी, और सुबह उठने के बाद भी पहली चीज़ आप वो देखोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शंस। ये वास्तु पुरुष को समझने में थोड़ा सा गैप रहा कि वास्तु पुरुष जो है हमारा अंतर्मन है, और वास्तु पुरुष में हम क्या कर रहे हैं, अंतर्मन की ही करेक्शंस को करते हैं। ओके, है ना? तो इस तरीके से ये काम करता है। सर जैसे घर में कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे सीलन आ जाती है या कुछ डैमेज्ड होता है, जैसे डोर है वो घिसड़ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती है, लोग इग्नोर करते हैं कि एक ही बार पूरा रेनोवेशन इकट्ठा ही करा लेंगे, जिसकी वजह से डिले होता जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ इन चीज़ों का हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है या क्या क्या सीन रहता है? तो शुभम जी, हमारा घर जो है ना हमारी रेप्लिका है। हमने अगर घर को समझना है तो ह्यूमन बॉडी को समझना है। इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। अगर आप अपने शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक वही चीज़ आपके घर के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। या मैं इसको यूँ कह लूँ कि घर के अंदर जिन जिन चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक वही चैलेंजेस आपको अपने शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमारे घर की जो दीवारें हैं या पिलर्स हैं, ये क्या कर रही हैं, घर को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, इसके ऊपर छत है और आप इसके अंदर रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी जो बोन्स हैं, हमारा जो स्केलेटन है पूरा का पूरा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉडी के पिलर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर घर की दीवारों में क्रैक है, एस्ट्रोलॉजिकली जिसका सूर्य का कॉम्बिनेशन वैसा बन जाएगा, आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम उसको देखोगे। घर की जो स्किन है, घर का प्लास्टर है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी की स्किन जो है वो क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर वाली लेयर है। तो घर की अगर स्किन खराब है,
एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी जिसको इम्पैक्ट डालेगा उसको स्किन में प्रॉब्लम आएगी, बाकियों को नहीं आएगी। अच्छा। घर में आपके मेन एनर्जी का सप्लाई का रीजन क्या है? आपका जो वायर सिस्टम है वो क्या कर रहा है? मेन स्विच बोर्ड से पूरे घर के अलग अलग हिस्सों तक एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। ठीक वही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम करता है। तो घर की वायरिंग खराब है तो नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं उस घर में, जिनका भी मरकरी खराब होगा, उनको दिखने शुरू होंगे। सो घर में हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज हमारे सबकॉन्शियस उसको कनेक्ट करता है, और वही चीज़ें हमारे एस्ट्रोलॉजिकली जब सपोर्ट करती हैं तो हमारी बॉडी के तल पर आकर चीज़ें खराब होती हैं। 17 या 18 केस स्टडीज़ में वाटर प्यूरिफायर का क्या काम होता है? पानी को पानी को पीने फिल्टर लायक करना। बनाना। हाँ। और हमारी बॉडी के अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम को क्या कर रहा है? कौन सा ऑर्गन जो है वो कर रहा है? किडनी। किडनी कर रही है। जिस घर के अंदर वाटर प्यूरिफायर खराब हो जाते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, छठे घर के साथ, 8वें घर के साथ या 12वें घर के साथ जुड़ा है, उनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो घर में किसी भी चीज़ को खराब ना रहने दें, वो ज़्यादा बेटर है अगर हम देखते हैं। और ठीक वैसे ही अगर हमारे बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, हार्ट की प्रॉब्लम है, और हार्ट का क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर? पंप करना, ब्लड को सप्लाई करना। और वही मोटर पंप्स अगर घर के अंदर खराब रखी हैं, एस्ट्रोलॉजिकल अगर कॉम्बिनेशन वैसा बन गया जहाँ पर सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप देखेंगे हार्ट में कोई ना कोई चैलेंजेस जो हैं वो आने शुरू होते हैं। बट ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं कि इसका मतलब ये है कि जो एक घर के अंदर घटित हो रहा है वही इस घर के अंदर भी घटित हो रहा है। इसको ऐसे समझेंगे। सर उससे भी होता है जो चिटकनी है वो खराब हो गई है? बहुत सारी चीज़ें हैं लॉक हमारे घर खराब की। है। हाँ, हमारे घर की एंट्रेंसेस जो हैं वो क्या है? हमारे घर का प्रवेश द्वार है। मतलब आप एंटर कर रहे हैं किसी प्रेमिसेस में, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के क्या जरिए हैं? हमारी 5 सेंसेस, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, महसूस करना, ये 5 सेंसेस हैं। तो जब जब भी प्रवेश द्वार खराब होंगे, आपकी 5 सेंसेस खराब होंगी। 5 सेंसेस खराब होंगी मतलब आंखें खराब हो जाएंगी ऐसा नहीं। क्या खराब होंगी कि आप नेगेटिव चीज़ों को देखना पसंद करना शुरू कर दोगे, नेगेटिव बातों को सुनना पसंद कर दोगे। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आपके डोर क्लोजर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो डोर क्लोजर्स क्या कर रहे हैं? बेंड का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में बेल्ट क्या है? एल्बो में, घुटनों में वो प्रॉब्लम आ जाती है जब डोर क्लोजर्स खराब होना शुरू हो। अच्छा जी। हर एक को नहीं आएंगी। एस्ट्रोलॉजिकली जिनके नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनेंगे उन्हीं को आएंगी। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि एक ही परिवार के अंदर, नाम लेना उचित नहीं होगा, बट बहुत सारे बॉलीवुड ऐसे सेलिब्रिटीज हैं कि पूरा एक खानदान ग्रो कर रहा है, पूरा पूरा परिवार, बट एक पर्सनैलिटी को वहां क्यों चैलेंज आ रहा है? तो क्या वास्तु की प्रॉब्लम थी या एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम थी? एस्ट्रोलॉजिकली जिसको जो प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे जो कई बार टैलेंट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए भी नहीं। तो टैलेंट कहाँ से आ रहा है शुभम जी? सर टैलेंट तो इंसान की खुद की मेहनत से आता है। मेहनत कहाँ से कर रहे हो? आपने सीखा तो टैलेंट डेवलप हुआ। सर वैसे टैलेंट तो एक ऐसी चीज है जो बंदे के अंदर सिंस बर्थ या गॉड गिफ्टेड रहता है। गॉड गिफ्ट कब आता है? इसको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं कि आपने जिंदगी में कोई भी चीज सीखी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपके लाइफ में इस बार नहीं काम आ रही, नेक्स्ट बर्थ में काम आएगी। और आप तीनों को मैं ये कहना चाहूंगा, जितने पॉडकास्ट आपने एस्ट्रोलॉजी और उस पे किए हैं, वी डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बर्थ में आप भी एज ऑफ एस्ट्रोलॉजर जन्म ले लो। अच्छा। क्योंकि आप जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, जो चीजें आप सुन रहे हो, आपके सबकॉन्शियस ने उस चीज को सुना है। सबकॉन्शियस कौन है? वो जो चित्रगुप्त जिसको हम बोलते हैं कि वो हर चीज हर एक सेकंड डाटा लिख रहा है। तो बचपन से लेकर के आज तक आपके साथ जो चीज घटित हुई है, सब कुछ यहां रजिस्टर्ड है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो यहां से परे है। तो सब चीज़ें जो हम समझ रहे हैं, हम जो फील करते हैं, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ के अंदर, सब चीज़ें साथ में जुड़ी हुई। सही बात है सर। सर जिनको स्किन इश्यूज या बोन्स वाली प्रॉब्लम या कोई ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उनके लिए एस्ट्रोलॉजिकली भी कोई रेमेडी है? घर के वास्तु के अलावा कोई और रेमेडी? हमारे हिंदू दर्शन के अंदर बहुत खूबसूरत रेमेडीज़ जो हैं वो की जाती हैं, जिसमें मैं हमेशा हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा। आपको क्या करना है? जिनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी करनी है नॉर्थ में। अगर आपको फैट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, तो आपको ये करनी है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यही रेमेडी करनी है आपको ईस्ट में। अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई डैमेज है या कोई दिक्कत है, तो ये रेमेडी करनी है आपको साउथ ईस्ट में। अगर आपकी मसल्स में प्रॉब्लम है, ब्लड में प्रॉब्लम है, तो ये करनी है साउथ में। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही डॉक्टर्स द्वारा भी, तो ये रेमेडी करनी है आपको साउथ वेस्ट में।
अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहती है, जॉइंट्स में दिक्कत आती है, तो आपको ये रेमेडी करनी है वेस्ट में। और फाइनली अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन के अंदर जाते जा रहे हैं, तो ये रेमेडी आपको करनी है नॉर्थ वेस्ट में। करना क्या है, आपको वो हनुमान जी हैं जिनके चोला चढ़ाया जाता है चमेली और सिंदूर का, है ना, उनके लेफ्ट पैर का सिंदूर लेकर के आप पंडित जी से बोल करके पेपर पे ला सकते हैं, और उसी सिंदूर से आपको क्या करना है, वाइट पेपर पर हनुमान चालीसा की चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा, आप ये लिख दें। लिखने के बाद बस ये 2 लाइन है। हाँ, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा, इस चौपाही को आप कंसर्न्ड डायरेक्शन में, जो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, बस वहाँ ट्यूसडे के दिन, किसी भी शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे के दिन लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। अरे वाह। और सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नेगेटिव एनर्जीज तंग करती हैं, तो उनके लिए भी कोई रेमेडीज? जी हाँ, नेगेटिव एनर्जीज के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज प्रॉब्लम देती हैं, पर शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा कि नेगेटिव एनर्जीज जिस जिस घर में या जिस जिस व्यक्ति में अग्नि तत्व कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जीज परेशान करती है। यानी कि इसको ऐसा समझ लीजिए, कमज़ोर आदमी को सब डराते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसमें पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच आता है, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाता है, आप अपने घर के ब्रह्मस्थान पर वो प्ले करना शुरू कर दीजिए। घर के मुख्य द्वार के बाहर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अगर प्लेस कर देते हैं और अपने घर के अग्निय कोण में अगर जोत जगाना शुरू करते हैं, कैसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपको दिक्कत दे रही हो, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, आपको ऐसा लगता हो कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, या मान लीजिए कोई ऊपरी साया भी अगर आपको लगता है, तो भी आप देखेंगे वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अरे वाह। यस, ऑसम सर, मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के। और मैं जनता से बोलूँगा, अगर आप लोग भी यहाँ तक आ गए हैं, पूरा पॉडकास्ट आपने सुन लिया, तो प्लीज़ पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और सर को रीच आउट करने की जितनी भी डिटेल्स हैं, सर का नंबर, सर की वेबसाइट, सर का इंस्टाग्राम, सब कुछ नीचे मेंशन्ड है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, और सर को आप रीच आउट कर सकते हैं। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, और टिल देन हमें भी लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट इज़ इट। सर, जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, ये मेरा मनसपुत्र है। मनसपुत्र मतलब आपके माइंड के अंदर अगर हमेशा पॉजिटिव थॉट रहें, किसी भी व्यक्ति की कोई नेगेटिव स्टेटमेंट अपने माइंड के अंदर ना आने दें, आपका वास्तु पुरुष हमेशा सही रहेगा। और आप तीनों की मंगल कामनाएं, आप तीनों खूब ग्रो करें लाइफ के अंदर। आपका पॉडकास्ट जितना अभी है, जब हम नेक्स्ट मिले 10x ग्रो कर चुका हो, ऐसी गुड विशेस हैं और ऑडियंस के लिए। और मैं बता दूं सर, साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं प्लीज जाइए एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।